अच्छा बेटा, कल जो हमारा टॉपिक था वो था डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमरफस सॉलिड। कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमरफस सॉलिड में क्या फर्क होता है। उसमें मेल्टिंग पॉइंट का फर्क होता है, ज्योमेट्रिकल शेप का फर्क होता है, क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड की ज्योमेट्रिकल शेप होती है और एमरफस सॉलिड जो होते हैं उनकी कोई ज्योमेट्रिकल शेप नहीं है। क्लीवेज का फर्क होता है, और उसके बाद एन आइसोट्रोपी और आइसोट्रोपिक सिमेट्री का फर्क होता है। ये सिंध की बुक में कल आपको मैंने बताया था कि डिफरेंस क्या है इनमें, कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और जो एमरफस सॉलिड है इनमें क्या फर्क है। आज हम पंजाब की बुक से वही टॉपिक पढ़ रहे हैं। इनमें से कोई डिफरेंस तो नहीं दिया गया है, मगर वही सेम टॉपिक है। समझे, आप लोगों की रिवीजन हो जाएगी। जो हमने कल पढ़ा था सेम बातें हैं इसके अंदर भी। कल हमने जो डिफरेंस पढ़ा था बेटा सिंध की बुक से पढ़ा था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमरफस सॉलिड में क्या फर्क है। जो पहला हमने डिफरेंस पढ़ा था वो था ज्योमेट्री का, कि क्रिस्टलाइन सॉलिड है रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप और एमरफस सॉलिड डू नॉट हैव रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप। क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो एटम्स, आइंस और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं, 3 डायमेंशनल। और एमरफस सॉलिड में कोई 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट नहीं होती। सेकंड जो फर्क था वो मेल्टिंग पॉइंट का था, कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, एग्जैक्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है, एक्यूरेट मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्योंकि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यूनिफॉर्म होती है पूरे क्रिस्टल के अंदर। जब एक बॉन्ड टूटता है सारे बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं एक ही टेम्परेचर पे, और पूरे का पूरा क्रिस्टल जो होता है वो एक ही टेम्परेचर पे जो होता है मेल्ट हो जाता है, ये पिघल जाता है। तो उसका मेल्टिंग पॉइंट एक्यूरेट एग्जैक्ट होता है मेल्टिंग पॉइंट। जबकि एमरफस जो सॉलिड है उनका मेल्टिंग पॉइंट डिफ्यूज्ड होता है, वाइड रेंज में होता है, क्योंकि इनमें फोर्स अट्रैक्शन जो है जगह जगह चेंज होती है, वेरिएशन होती है फोर्स रोटेशन में, कहीं कम होती है कहीं ज्यादा होती है। इसलिए उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो वाइड रेंज में होगा, जिसको हम कहते हैं डिफ्यूज्ड मेल्टिंग पॉइंट। ग्लास, प्लास्टिक, रबर, इनका डिफ्यूज्ड मेल्टिंग पॉइंट होता है, एक्यूरेट मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। ठीक है। तीसरी बात थी क्लीवेज की। दोबारा सेम बातें हैं जो हमने पढ़नी है। क्लीवेज का मतलब होता है ब्रेकेज ऑफ बिग क्रिस्टल इनटू स्मॉलर क्रिस्टल्स ऑफ आइडेंटिकल शेप। बड़े क्रिस्टल का टूटना छोटे क्रिस्टल्स के अंदर जिसकी शेप आइडेंटिकल होती है। तो क्रिस्टलाइन जो सॉलिड होते हैं वो फिक्स क्लीवेज प्लेन से टूटते हैं, मगर एमरफस सॉलिड जो होता है फिक्स क्लीवेज प्लेन से नहीं टूटते। अच्छा, उसके बाद क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो प्रॉपर्टीज होती है वो डायरेक्शनल है, उसको कहते हैं एन आइसोट्रोपिक। कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं उनकी फिजिकल जो प्रॉपर्टीज है वो डायरेक्शनल है, एक डायरेक्शन में एक होती है, दूसरे डायरेक्शन में दूसरी होती है। जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, थर्मल कंडक्टिविटी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, या थोड़ा क्लीवेज भी है, ये डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होती है। किसके अंदर? क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड एन आइसोट्रोपिक होते हैं, और जबकि एमरफस सॉलिड आइसोट्रोपिक होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी सब डायरेक्शन में एक जैसी है। क्रिस्टलाइन सॉलिड सिमेट्रिकल होते हैं, जब उनको हम रोटेट करवाते हैं एक्सिस के गिर्द, उनका अपीयरेंस, उनका आउटलुक चेंज नहीं होती। जबकि एमरफस सॉलिड में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एमरफस सॉलिड जो होते हैं सिमेट्रिकल नहीं होते हैं। जब उनको इक्वल हिस्सों में तकसीम करते हैं तो दो इक्वल पार्ट्स नहीं बन पाते उनके, दोनों जो पोर्शन होते हैं दोनों से जो होते हैं वो आइडेंटिकल नहीं होती। ठीक है। तो वो थी सिंध की बुक में, कल हमने पढ़ी थी, दोबारा मैंने कर रिपीट कर लूं। आज पंजाब की बुक में वही सेम चीजें हैं। तो बेटा थोड़ी पॉइंट्स आपको याद करनी पड़ेंगी। मेल्टिंग पॉइंट के बारे में याद करना पड़ेगा कि फिक्स किसका है किसका फिक्स नहीं है। तो देखो, ये पंजाब की बुक की लाइन है बिल्कुल। ज्योमेट्रिकल शेप आपको पता ही होगा, याद भी होगा, और वैसे भी जाहिर है बेसिक चीजें तो आपने पढ़ी हुई है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव डेफिनेट डिस्टिंक्ट ज्योमेट्रिकल शेप। उनकी मखसूस ज्योमेट्रिकल शेप होगी, या तो क्यूबिक होगी, या ट्राइगोनल होगी, या आर्थोरोम्बिक होगी, या हेक्सागोनल होगी, कोई न कोई डिफरेंट शेप होगी। जो 7 ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं उनमें से कोई न कोई उसकी क्रिस्टलाइन सॉलिड की शेप होगी। क्यूबिक, ट्राइगोनल, टेट्रागोनल, रोम्बोहेड्रल, ठीक है, ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, कोई नहीं कोई इसकी रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप होगी जिसके अंदर एंगल्स और साइड्स का फर्क होता है। ड्यू टू डेफिनेट एंड ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स, आइंस एंड मॉलिक्यूल्स। क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो एटम्स होते हैं, आइंस होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं,
वो क्या होते हैं, रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं, उनकी 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होती है ऑर्डरली फैशन में। ठीक है, तो यही इसके अंदर बात है जो उसको आपको याद करना है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, उनकी एक होती है साइड्स, ठीक है, जिनको फेस कहते हैं। अच्छा, जहां पे ये साइड्स मिलती है वहां पे एक एंगल बन जाती है, तो इसका मतलब है इनको, इनका जो डिफरेंस होगा वो साइड और एंगल का होगा। सबको कहते हैं जो साइड्स हैं इनको हम ए बी सी से शो करते हैं, ए बी सी। और उनके दरमियान जो बनने वाली एंगल्स है अल्फा बीटा और गामा, उनका कोई फर्क हो सकता है। जैसे क्यूबिक है तो क्यूबिक में सब साइड्स बराबर हैं, ए बी और सी तीनों साइड्स बराबर होती हैं, और उनके दरमियान जो बनने वाली एंगल्स हैं अल्फा बीटा और गामा वो 90 के बराबर होती हैं। जबकि टेट्रागोनल में, ठीक है, दो साइड्स बराबर होती हैं, ए और बी, सी बराबर नहीं होती है, और उनके दरमियान बनने वाले एंगल्स 90 के बराबर है। आर्थोरोमिक में जाएंगे तो तीनों साइड्स अनइक्वल होती हैं, ए बी और सी तीनों साइड्स अनइक्वल हैं, मगर उनके दरमियान जो बनने वाली एंगल्स है वो 90 के बराबर होती है। तो बेटा जो फर्क होगा वो साइड और एंगल का फर्क होगा, मगर उनकी रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप होगी क्रिस्टलाइन सॉलिड की। तो यही जो ऊपर वाली लाइन है ये बेस्ट है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड की रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप है। अगर एमॉर्फस के अंदर जाएंगे तो एमॉर्फस की कोई रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप नहीं है। सेकंड, मेल्टिंग पॉइंट। क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, जो पढ़ाया था मैंने। शार्प का मतलब एग्जैक्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है, एक्यूरेट मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्योंकि इसमें फोर्स और टेंशन यूनिफॉर्म है। जब एक बांड टूटता है सारे बांड टूट जाते हैं उसी टेम्परेचर पे, और पूरे का पूरा जो सॉलिड है वो मेल्ट हो जाता है, तो उसका एक्यूरेट मेल्टिंग पॉइंट है, एग्जैक्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है। जबकि एमॉर्फस सॉलिड का जो होता है वो एग्जैक्ट मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। जो एमॉर्फस सॉलिड है उनका डिफ्यूज्ड मेल्टिंग पॉइंट होता है, वाइड रेंज में होता है। तो इस तरह से भी आप पहचान सकते हैं इसको आप। सेकंड, क्लीवेज प्लेन। देखो बेटा, क्लीवेज प्लेन का मतलब है ब्रेकेज ऑफ बिग क्रिस्टल, बड़े क्रिस्टल का टूटना छोटे क्रिस्टल्स के अंदर ऑफ आइडेंटिकल शेप, इसको हम कहते हैं क्लीवेज। क्रिस्टल को क्लीवेज किया जाता है पर्टिकुलर डायरेक्शन से, जिसको हम कहते हैं क्लीवेज प्लेन कहा जाता है। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी इन आइसोट्रोपिक होती है, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होगी। तो वेन एवर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर ब्रोकन, जब क्रिस्टलाइन सॉलिड को ब्रेक किया जाता है along a definite plane के से, these planes are called cleavage plane, cleavage plane कहा जाता है। they are inclined to one another at particular angles, और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं वो फिक्स क्लीवेज प्लेन से ब्रेक होते हैं, जबकि एमॉर्फस सॉलिड जो है फिक्स क्लीवेज प्लेन से ब्रेक नहीं होते। अब उसके बाद एन आइसोट्रोपी, वही प्रॉपर्टीज हैं बेटा जो बुक जिनकी बुक में लिखी हुई है, सेम इनकी मीनिंग है, कोई फर्क नहीं इनका। ठीक है, हो सकता है जो अल्फाज चेंज हो मगर मीनिंग उसका, मकसद उसका वही है, सेंट्रल जो पॉइंट है उसको वही है। देखो, एन आइसोट्रोपी कहता है सम ऑफ द क्रिस्टल्स, कुछ जो क्रिस्टल्स हैं शो वेरिएशन इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजिंग होती है, वेरिएशन आती है। अच्छा, किसकी वजह से? डायरेक्शन की वजह से। सच प्रॉपर्टी इसको कहते हैं एन आइसोट्रोपिक। इसका मतलब है एन आइसोट्रोप जो प्रॉपर्टी वो डायरेक्शनल है, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होगी। और ये कौन शो करता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो एन आइसोट्रोपिक होते हैं। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी? ठीक है, रेफ्रेक्ट इंडेक्स, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, इलेक्ट्रिकल थर्मल कंडक्टिविटी, और एन आइसोट्रोपिक। ये क्या है बेटा? एन आइसोट्रोपिक होती है नेचर में, का मतलब है डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर डिफरेंट होगी। डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर ये क्या होती है? डिफरेंट होती है। जैसे ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी पैरेलल पास होती है, देखो ग्रेफाइट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पैरेलल पास हो जाती है और परपेंडिकुलर नहीं इतनी पास होती है। तो उसका मतलब है ये डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज है, डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर डिफरेंट है, क्योंकि एटम की जो अरेंजमेंट होती है वो भी डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होती है इसलिए। तो इसका मतलब है जो क्लीवेज है वो भी कुछ हद तक क्या है?
एनआइसोट्रोपिक बिहेवियर है, का मतलब है फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होना। अच्छा, उसके बाद है सिमेट्री। देखो ये हमने पढ़ा था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को जब हम रोटेट करवाते हैं तो उनका जो अपीयरेंस है, उनका आउटलुक चेंज नहीं होता, तो इसका मतलब है क्रिस्टलाइन सॉलिड सिमेट्रिकल होते हैं। जब क्रिस्टलाइन सॉलिड रोटेट करते हैं अपने एक्सिस के गिर्द, तो उनकी अपीयरेंस आउटलुक चेंज नहीं होता है, उनको सेंटर ऑफ सिमेट्री भी होती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी होती है। जबकि जो एमॉर्फस सॉलिड्स हैं उनको वो सिमेट्रिकल नहीं होते हैं। जब उनको इक्वल हिस्सों में हम तकसीम करते हैं तो दोनों पार्ट्स जो होते हैं वो आइडेंटिकल नहीं होते, एक जैसे नहीं होते। तो इसका मतलब है ये भी क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टी एमॉर्फस की नहीं है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि कौन सी प्रॉपर्टीज है जो क्रिस्टलाइन सॉलिड की है, कौन सी एमॉर्फस की है। अगर इसमें से क्वेश्चन आता है तो इस तरह ही पूछा जाएगा कि कौन सी प्रॉपर्टी जो क्रिस्टलाइन सॉलिड से रिलेटेड नहीं है या एमॉर्फस सॉलिड से रिलेटेड नहीं है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा प्रॉपर्टीज कि कौन सी क्रिस्टलाइन की है, कौन सी एमॉर्फस की है। अच्छा, उसके बाद है हैबिट ऑफ द क्रिस्टल, पर क्रिस्टल का ग्रो होना। देखो क्रिस्टल जो है, क्रिस्टल तब बनता है जब देखो एक सेचुरेटेड सॉल्यूशन हम बनाते हैं, किसी भी कंपाउंड का एक सेचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं वाटर के अंदर, वाटर के अंदर उसको डिजोल्व करते हैं, उसका सेचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं, और उसको सेचुरेटेड सॉल्यूशन को हम कूल करते हैं। पहले तो उसको कंपाउंड को हम क्या करेंगे, पानी के अंदर डिजोल्व करेंगे, हीट देंगे इसको हम, ठीक है। और उसके बाद जब उसको हम कूल करते हैं, अगर उसकी कूलिंग जो है वो स्लोली कूलिंग होती है तो क्रिस्टल्स जो बनेंगे, क्रिस्टल्स बनेंगे, उसकी शेप वही होगी जो ओरिजिनल है। अब उसको कहते हैं क्यूबिक कंपाउंड है, एक क्यूबिक क्रिस्टल है, उसको पानी के अंदर डिजोल्व कर दिया, पानी के अंदर हल हो गया, वो सॉल्यूशन बन गया सेचुरेटेड। उसके बाद आपने कूल किया, दोबारा क्रिस्टल्स बने इसके अंदर, सेचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर दोबारा उसके क्रिस्टल्स बने, तो उनकी भी शेप वही होगी जो ओरिजिनल क्रिस्टल की थी। मतलब वो उसी शेप में ग्रो करेगा, ग्रोथ होगी उसकी क्रिस्टल की जो उसकी ओरिजिनल शेप है। अगर उसके अंदर आपने इंप्यूरिटीज डाल दी है तो उसकी शेप में फर्क आ सकता है। तो ये देखो बेटा, हैबिट ऑफ द क्रिस्टल, हैबिट का मतलब है आदत उसकी। इसका मतलब है क्रिस्टल जब भी क्रिस्टल्स बनेंगे तो उनका शेप वही होगा जो उनका ओरिजिनल है। सपोज कहते हैं सोडियम क्लोराइड है तो वो क्यूबिक है, जब इस सोडियम क्लोराइड को आप पानी के अंदर डिजोल्व करेंगे, दोबारा उसके क्रिस्टल्स बनाएंगे वाटर के अंदर सेचुरेटेड सॉल्यूशन में से, तो उनका शेप वही रहेगा जो उसका ओरिजिनल है। अगर उसके अंदर इंप्यूरिटीज आपने ऐड कर दी, सपोज यूरिया ऐड कर दिया या और कोई इंप्यूरिटी ऐड कर दी, तो उसके शेप में फर्क थोड़ा आ सकता है, ठीक है। इसको हम प्रॉपर्टी को हम कहते हैं हैबिट ऑफ द क्रिस्टल, का मतलब क्रिस्टल की हैबिट, और क्रिस्टल की जब भी ग्रोथ होगी इसकी शेप वही रहेगी। तो ये कहता है शेप ऑफ द क्रिस्टल। देखो हैबिट ऑफ द क्रिस्टल, ये जो पीएमसी ने पेपर दिए थे उसके अंदर उन्होंने खाली डेफिनेशन सबकी दे दी थी, उसमें हैबिट ऑफ द क्रिस्टल की डेफिनेशन भी आपको मिलेगी। जो पीएमसी ने 35 जो टेस्ट दिए थे उसके अंदर, इसके अंदर भी क्वेश्चन इसके आते हैं, हैबिट ऑफ द क्रिस्टल से भी है। अच्छा देखो क्या कह रहे हैं हैबिट ऑफ द क्रिस्टल के बारे में। कहता है शेप ऑफ द क्रिस्टल इन विच यूजुअली इट ग्रो, जिसके अंदर उसकी ग्रोथ होगी, इज कॉल्ड हैबिट ऑफ द क्रिस्टल्स। उसको हम क्या कहते हैं, हैबिट ऑफ द क्रिस्टल्स कहते हैं। जैसे NaCl है, उसकी जो ग्रोथ होगी वो क्यूबिक होगी। जिंक सल्फेट है, आर्थोरोम्बिक शेप में ग्रो करेगा वो। निकल सल्फेट है, आर्थोरोम्बिक शेप में ग्रो करेगा। अच्छा, पोटाशियम नाइट्रेट है, तो पोटाशियम नाइट्रेट की जो शेप बनेगी, या तो वो आर्थोरोम्बिक शेप बनेगी क्योंकि इसकी जो वो पॉलीमार्फस है, ठीक है। उसके दो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स होते हैं, उसकी जो शेप्स हैं पोटाशियम नाइट्रेट की, आर्थोरोम्बिक भी है, ट्राई जो है ट्राइक्लिन, सॉरी ट्राइगोनल भी है, ठीक है। तो बेटा ये ग्रोथ ऑफ द क्रिस्टल, क्रिस्टल की ग्रोथ होती है और उसकी शेप वही होगी जो ओरिजिनल की क्रिस्टल्स की है। कहता है क्रिस्टल्स आर यूजुअली ऑब्टेन्ड बाय कूलिंग द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जरा सैचुरेटेड सॉल्यूशन को आप कूल करेंगे तो क्रिस्टल्स बनेंगे। बाय स्लो कूलिंग,
अगर कूलिंग आप स्लो करते हैं सब्सटेंस की, क्योंकि अगर रैपिड कूलिंग करते हैं तो जाहिर एमरफस बन जाता है। अगर स्लोली इसको कूल करेंगे हम तो उसकी जो क्रिस्टल ग्रो करेगा, ठीक है, वो उसकी शेप वही होगी जो उसकी ओरिजिनल है। These are found by growing the various directions. If the conditions of the growing crystals are maintained, then the shape of the crystal always remain the same. तो क्रिस्टल की शेप वही रहेगी, मतलब NaCl हमेशा क्यूबिक रहेगा। मतलब जो NaCl को, सोडियम क्लोराइड को पानी के अंदर डिजोल्व करने के बाद, उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के बाद दोबारा कूल करके वापस क्रिस्टल हासिल करते हैं, उसका शेप वही रहेगा, आइडेंटिकल रहेगा शेप उसका, क्योंकि उसकी हैबिट वही है। तो NaCl का स्ट्रक्चर क्यूबिक है, मगर उसके अंदर जब इंप्यूरिटी आप ऐड करेंगे, यूरिया, तो उसकी शेप क्या हो जाएगी, नीडल लाइक हो जाएगी, मतलब आर्थोरोमिक हो जाएगी। अच्छा, अब उसके बाद आते हैं जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है बेटा, उनकी जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनके लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं आइसोमॉर्फिज्म। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो आइसोमॉर्फस होते हैं। तो आइसो का मतलब होता है सेम, मॉर्फस का मतलब है स्ट्रक्चर। टू सब्सटेंस हैविंग सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर। बेटा दो कंपाउंड हैं, दो अलग अलग सब्सटेंस हैं, मगर दोनों का स्ट्रक्चर एक जैसा है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहेंगे आइसोमॉर्फस। जब देखो एक टर्म इस्तेमाल किया गया है, अगर आपको पूछा जाता है आइसोमॉर्फस, तो आइसो का मतलब होता है सेम, मॉर्फस का मतलब होता है स्ट्रक्चर। मतलब दो कंपाउंड्स हैं, दो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, या दो डिफरेंट सब्सटेंस हैं, मगर उनका स्ट्रक्चर एक जैसा हो, तो ऐसे कंपाउंड्स आइसोमॉर्फस कहलाते हैं। और प्रॉपर्टी को हम कहेंगे आइसोमॉर्फिज्म। सोडियम क्लोराइड क्यूबिक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी क्यूबिक है, तो इसका मतलब है सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड हम कहेंगे आइसोमॉर्फस है। अगर क्वेश्चन आ जाता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर आइसोमॉर्फस, तो बेटा ये याद करने पड़ेंगे जो बुक वाले एग्जांपल है, ज्यादा भले ना याद करो, कम से कम जो बुक में एग्जांपल दी गई है, सिंध की बुक में या पंजाब की बुक में जो एग्जांपल दी गई है आइसोमॉर्फस की, वो तो आपको याद करनी पड़ेगी, क्योंकि पेपर में आ जाता है उसी टाइम, तो जाहिर है जो रट्टा लगा होगा वो याद आएगा आप लोगों को। ठीक है, तो सोडियम फ्लोराइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड आइसोमॉर्फस, दोनों का स्ट्रक्चर क्यूबिक है। जिंक सल्फेट, निकल सल्फेट, दोनों आर्थोरोम्बिक शेप के होते हैं। अब ये भी याद करना पड़ेगा कि आर्थोरोम्बिक शेप में और क्यूबिक में क्या फर्क है। क्यूबिक में सब साइड्स बराबर होती है बेटा, सब साइड ABC, लेंथ, उसकी विड्थ और हाइट तीनों बराबर होती है, और उनके दरमियान बनने वाली एंगल अल्फा बीटा गामा 90 के बराबर होती है। जबकि आर्थोरोमिक में जो साइड्स हैं वो अनइक्वल होती है, और उनके दरमियान जो बनने वाली एंगल है वो 90 के बराबर है। तो जिंक सल्फेट और निकल सल्फेट दोनों आर्थोरोमिक के बुक में भी लिखा हुआ है, सिंध की बुक में लिखा हुआ है, पंजाब की बुक में लिखा हुआ है। सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम, सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड दोनों क्यूबिक हैं। ठीक है, इस तरह सिल्वर नाइट्रेट ट्राइगोनल होता है, और सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, और सोडियम नाइट्रेट NaNO3 वो भी ट्राइगोनल है। दोनों का स्ट्रक्चर एक जैसा है, दोनों की ज्योमेट्री एक जैसी है। तो ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे सब्सटेंस जिनका स्ट्रक्चर एक जैसा हो, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर एक जैसा हो, तो उनको हम कहते हैं आइसोमॉर्फस। इसका मतलब है आइसोमॉर्फस जो है वो क्रिस्टल की प्रॉपर्टी है, क्रिस्टलाइन जो कंपाउंड्स उनकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, जो क्रिस्टल से उनकी प्रॉपर्टी है आइसोमॉर्फिज्म। अब क्या होगा, अब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या एक जैसी होंगी, नहीं, कंपाउंड ही डिफरेंट है। तो बेटा इनका मेल्टिंग पॉइंट, उनका बॉइलिंग पॉइंट, उनकी डेंसिटी, उनकी सोल्युबिलिटी ये डिफरेंट होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, सिर्फ स्ट्रक्चर एक जैसा होगा। इनका रेशियो भी एक जैसा होगा, जो रेशियो होता है ना वो एक जैसा होता है। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड 1:1 है, सोडियम क्लोराइड 1:1 है, रेशियो एक जैसा है इनका दोनों का, मतलब एम्पिरिकल फार्मूला सेम है। देखो एम्पिरिकल जो फार्मा होता है वो सेम होता है, बाकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। जब इनको मिक्स करेंगे
मतलब सोडियम क्लोराइड है उसको पानी के अंदर डिजोल्व कर दें, मैग्नीशियम ऑक्साइड को भी पानी के अंदर डिजोल्व कर दें, और उसके बाद क्या करेंगे हम, एवापोरेट कर दें, तो जो क्रिस्टल बनेंगे वो मिक्स क्रिस्टल्स होंगे। जाहिर है कॉम्बिनेशन हो जाएगी, दोनों का मिक्सर बन जाएगा। इनके जो क्रिस्टल्स बनेंगे इनको कहते हैं मिक्स क्रिस्टल्स। तो ये जब इनके सॉल्यूशन को मिलाते हैं ना आपस में, तो ये मिक्स क्रिस्टल्स बना लेते हैं। इनमें ओवर ग्रोथ की प्रॉपर्टी भी होती है। ओवर ग्रोथ, ओवर ग्रोथ का मतलब है, अब सोडियम जिंक सल्फेट है, उसको पानी में डिजोल्व कर दिया आपने, उसका सेचुरेटेड सॉल्यूशन बना लिया। जिंक सल्फेट का आपने सेचुरेटेड सॉल्यूशन बना दिया है, मतलब जितना उसके अंदर मैक्सिमम क्वांटिटी हल होनी थी वो हल हो गई जिंक सल्फेट की। जो सेचुरेटेड सॉल्यूशन उसको कहते हैं जिसके अंदर सोल्यूट मैक्सिमम हो, ज्यादा हल होने की गुंजाइश ना हो, तो जिंक सल्फेट का सेचुरेटेड सॉल्यूशन बना दें। उसके अंदर निकल सल्फेट को ऐड कर दें, तो लाजिम बात है निकल सल्फेट तो डिजॉल्व होगा नहीं, निकल सल्फेट की ग्रोथ होती जाएगी। निकल सल्फेट की क्या होगी, क्रिस्टल की ग्रोथ होगी, तो उसके क्रिस्टल बड़े बनते जाएंगे, मगर पैटर्न वही होगा, आर्थोरोमिक शेप होगी इसकी। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ओवर ग्रोथ की प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब है जो आइसोमॉर्फस है ओवर ग्रोथ की प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो बेटा एक तो ये कि टर्म को आप समझ लो, आइसो का मतलब है सेम, मार्फस का मतलब है स्ट्रक्चर, मतलब दो डिफरेंट कंपाउंड्स हों या दो डिफरेंट सब्सटेंस हों, उनका स्ट्रक्चर एक जैसा हो, उनको हम कहते हैं आइसोमॉर्फस। देखो आइसोमॉर्फिज्म, देखो आइसो का मतलब है सेम, मार्फस का मतलब स्ट्रक्चर, एक जैसा स्ट्रक्चर हो। द फिनोमिना इन विच टू डिफरेंट सब्सटेंस एग्जिस्ट द सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म, मतलब दो डिफरेंट सब्सटेंस हो और दोनों का स्ट्रक्चर क्या हो, एक जैसा हो, ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे, आइसोमॉर्फस कहते हैं, टू ईच अदर। अच्छा, क्रिस्टलाइन फॉर्म is independent of the chemical nature of the atoms and depends only on the number of atoms। अच्छा, अब देखो उनकी केमिकल नेचर तो डिफरेंट होगी, मगर जो एटम का रेशियो होगा वो एक जैसा होगा, इनका एम्पिरिकल फार्मूला एक जैसा होगा दो सब्सटेंस का। जैसे सोडियम क्लोराइड 1:1 है, मैग्नीशियम ऑक्साइड 1:1 है, मगर केमिकल नेचर तो उनकी डिफरेंट होगी। मोस्टली द रेशियो ऑफ द एटम्स इन द वेरियस कंपाउंड्स आर isomorphous is possible, their physical and chemical properties are different। बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी तो डिफरेंट होंगी, कंपाउंड ही डिफरेंट होंगे, सब्सटेंस ही डिफरेंट होंगी। आइसोमॉर्फस सब्सटेंस क्रिस्टलाइज टुगेदर इन ऑल प्रोपोर्शन, क्रिस्टलाइज हो जाते हैं आपस में, मैंने अभी बताया आपको, आपस में क्रिस्टलाइज हो जाते हैं। मतलब सोडियम क्लोराइड क्रिस्टलाइज बनाता है, किससे बनाता है, किसके साथ, मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ, मतलब दोनों के सेचुरेट सॉल्यूशन को मिक्स करने से। जब दो डिफरेंट मतलब दो आइसोमर सब्सटेंस हैं, उनके सेचुरेट सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे तो उनके जो क्रिस्टल्स बनेंगे उनको हम कहते हैं मिक्स क्रिस्टल्स। ठीक है, अच्छा अब आते हैं इनकी प्रॉपर्टीज कौन सी है। अच्छा अब आते हैं बेटा, ये है आइसोमॉर्फस कंपाउंड्स हैं ये, जिनमें देखो सोडियम नाइट्रेट और पोटाशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट है, दूसरा पोटाशियम नाइट्रेट है। दोनों की ज्योमेट्री याद करनी पड़ेगी आपको, रोम्बोहेड्रल,
या ट्राइगोनल भी इसको कहते हैं हम। वन रेशियो 3। देखो सोडियम का एक, नाइट्रोजन एक, ऑक्सीजन 3, पोटाशियम नाइट्रेट, पोटाशियम का 1 एटम, नाइट्रोजन का 1 एटम, ऑक्सीजन के 3 एटम। ये रेशियो सेम है, आइसोमॉर्फस है। पोटाशियम सल्फेट, पोटाशियम क्रोमेट आर्थोरोम्बिक है। अच्छा, रेशियो क्या है? 2:1:4, 2:1:4। अच्छा, जिंक सल्फेट, निकल सल्फेट, अच्छा 1:1:4, मगर ये भी आर्थोरोम्बिक ही है बेटा, ये दोनों आर्थोरोम्बिक हैं। अब आर्थोरोम्बिक में A इज इक्वल टू बी, ए नॉट इज इक्वल टू बी, नॉट इज इक्वल टू सी, मतलब जो साइड्स हैं वो अनइक्वल है, मगर इनके दरमियान जो बनने वाली एंगल्स है अल्फा बीटा गामा, ये 90 के बराबर होंगी बेटा। अल्फा बीटा गामा सब किसके बराबर है? 90 के बराबर है, आपस में भी बराबर है। अल्फा बीटा और गामा 90 के बराबर होती है। क्यूबिक, सोडियम फ्लोराइड मैग्नीशियम ऑक्साइड दोनों क्यूबिक हैं। इसके अंदर A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, अल्फा बीटा गामा 90 के बराबर है, 1:1। कॉपर और सिल्वर क्यूबिक है, 1:1। जिंक और कैडमियम 1:1 में हेक्सागोनल है दोनों। तो ये आप सिंध की बुक में देखोगे तो बेटा ये एग्जांपल सिंध की बुक में जिंक सल्फेट, निकल सल्फेट भी है, सोडियम क्लोराइड मैग्नीशियम ऑक्साइड भी है, और सोडियम नाइट्रेट, पोटाशियम नाइट्रेट, ये सिंध की बुक में है, और बाकी दो इजाफी जो है वो पंजाब की बुक में एग्जांपल दी गई है। स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव चार्ज आयन, जो नेगेटिवली चार्ज आयन है कार्बोनेट और नाइट्रेट, उनका स्ट्रक्चर एक जैसा है। सल्फेट क्रोमेट का स्ट्रक्चर एक जैसा है, इनका स्ट्रक्चर एक जैसा होता है, ठीक है। तो कार्बोनेट और नाइट्रेट क्या होते हैं बेटा? ट्राइगोनल है, ट्राइगोनल प्लेनर। और सल्फेट और क्रोमेट के हैं टेट्राहेड्रल। ये आयंस की ज्योमेट्री, आयंस की ज्योमेट्री भी एक जैसी है, जो आयंस है। अब आते हैं पॉलीमार्फिज्म। अब पोली का मतलब होता है मेनी। देखो बेटा, पोली का मतलब है मेनी, मार्फस का मतलब है स्ट्रक्चर, मतलब एक ही कंपाउंड हो जिसके ज्यादा स्ट्रक्चर्स हो, एक ही कंपाउंड डिफरेंट स्ट्रक्चर में पाया जाए, तो उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं पॉलीमार्फिज्म, और उनको कहेंगे पॉलीमार्फस। जिस तरह पोटाशियम नाइट्रेट पॉलीमार्फस है, KNO3 बेटा पोटाशियम नाइट्रेट पॉलीमार्फस है, जो सिंध की बुक में भी गिवन है। उसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल भी है, आर्थोरोमिक भी है। तो एक ही कंपाउंड है मगर उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। इस तरह कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट ये सिंध की बुक में भी है। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट ब्लू विट्राइल भी इसके कहा जाता है। उसकी ज्योमेट्री ट्राइक्लिनिक भी है, मोनोक्लिनिक भी है। ये सिंध की बुक में एग्जांपल गिवन है, आप भले पढ़कर देखो, ट्राइक्लिनिक और मोनोक्लिनिक में देखो, कॉपर सल्फेट दोनों जगह पे लिखा हुआ है। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट दोनों जगह पे मौजूद है, ट्राइक्लिनिक की एग्जांपल में भी मौजूद है, मोनोक्लिनिक की एग्जांपल में भी मौजूद है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये पॉलीमार्फस है। पोटाशियम नाइट्रेट दो जगह आपको मिलेगा, आर्थोरोम्बिक में भी मिलेगा एग्जांपल में, और जो रोम्बोहेड्रल है ट्राइगोनल, उसकी शेप भी मतलब उसमें भी मिलेगा एग्जांपल में। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये भी दो क्रिस्टल फॉर्म में पाया जाता है। एक है कैल्साइट बेटा, एक है कैल्साइट ट्राइगोनल, एरेगोनाइट आर्थोरोम्बिक। तो अब देखो, ये आपको एग्जांपल याद करनी पड़ेगी कि कौन से कंपाउंड्स हैं
जो पॉलीमार्फिज्म शो करते हैं, कंपाउंड तो सेम ही है मगर उनके स्ट्रक्चर डिफरेंट है, क्योंकि डिफरेंट कंडीशन पे वो डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर बनाते हैं। बेटा कंडीशन चेंज करने से उनके स्ट्रक्चर में भी चेंजिंग आ जाती है। तो जो पॉलीमार्फस हैं उनकी एग्जांपल याद कर लो। सिंध की बुक में 3 एग्जांपल गिवन है। आप कैल्शियम कार्बन की एग्जांपल गिवन है कि कैल्साइट ट्राइगोनल है, कैल्शियम कार्बोनेट बेटा कैल्साइट ट्राइगोनल है और इरेगोनाइट आर्थोर्बिक है। अच्छा, इसके अलावा दूसरी जो एग्जांपल गिवन है वो पोटेशियम नाइट्रेट की है कि पोटेशियम नाइट्रेट आपको 2 क्रिस्टलन फॉर्म में मिलेगा, आर्थोरोम्बिक में मिलेगा और रोम्बोहेड्रल में भी मिलेगा। एक है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, दो दो क्रिस्टलन फॉर्म में पाया जाता है, एक ट्राइगोनल ट्राइक्लिनिक, एक होता है मोनोक्लिनिक। ठीक है। तीसरा आइस का फार्मूला भी H2 है, जो आइस है। अच्छा, जो सिन्नो है उसका फार्मूला भी H2 है, मगर कंडीशन डिफरेंट है और डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर उनके, आइस का और सिन्नो का स्ट्रक्चर अलग अलग होंगे। तो इसका मतलब है इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं पॉलीमार्फिज्म। पोली का मतलब है मेनी, मार्फस का मतलब स्ट्रक्चर, का मतलब है एक ही कंपाउंड के ज्यादा स्ट्रक्चर। देखो, जब एक ही कंपाउंड के ज्यादा स्ट्रक्चर्स हों तो उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं पॉलीमार्फिज्म। देखो, पॉलीमार्फिज्म कहता है पॉलीमार्फिज्म इज द फिनोमेना इन व्हिच ए कंपाउंड एग्जिस्ट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म, जिसमें एक ही कंपाउंड ज्यादा स्ट्रक्चर में पाया जाता है। मतलब कंपाउंड एक ही होगा मगर उसके क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ज्यादा होंगे। उस कंपाउंड को क्या कहेंगे? द कंपाउंड विच कंटेन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म इज कॉल्ड पॉलीमार्फिक। और उस फॉर्म को क्या कहेंगे? पॉलीमार्फस कहेंगे। और फिनोमेना को कहेंगे पॉलीमार्फिज्म। अच्छा, पॉलीमार्फिस जो है सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। बेटा केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम होगी क्योंकि कंपाउंड तो सेम ही है, भले पॉलीमार्फस है वो। ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होंगी, फिजिकल जो प्रॉपर्टीज होंगी वो चेंज होंगी क्योंकि एटम की अरेंजमेंट चेंज है, मगर जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी सेम होंगी। जैसे एलोट्रॉपी होता है, एलोट्रॉपी एलिमेंट की प्रॉपर्टी है जिसमें एक एलिमेंट की डिफरेंट शेप होती है। बेटा जो एलोट्रॉपी है और पॉलीमार्फिज्म दोनों की मीनिंग एक जैसी है, दोनों का मतलब एक जैसा है। एक कंपाउंड की जब डिफरेंट शेप होती है, देखो कंपाउंड एक है उसकी जब डिफरेंट शेप होती है उसको हम कहते हैं पॉलीमार्फिज्म। जब एक एलिमेंट की डिफरेंट शेप होती है, एक एलिमेंट डिफरेंट फॉर्म में पाया जाता है, उसकी टर्म इस्तेमाल करते हैं हम एलोट्रॉपी। जैसे डायमंड ग्रेफाइट है, डायमंड और ग्रेफाइट एलोट्रॉप फॉर्म से कार्बन। अब उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होंगी, केमिकल जो प्रॉपर्टीज हैं बेटा वो एक जैसी हैं, मगर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट होती है ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स इन द क्रिस्टल। रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर ये भी एलोट्रॉप फॉर्म्स हैं। ऑक्सीजन और ओजोन, डाई ऑक्सीजन और ट्राई ऑक्सीजन, डाई ऑक्सीजन O2 है, ट्राई ऑक्सीजन O3 है, एलोट्रॉप फॉर्म्स हैं। रेड फास्फोरस और व्हाइट फास्फोरस, सॉरी, जो है रेड फास्फोरस और व्हाइट फास्फोरस वो भी एलोट्रॉप फॉर्म्स है। इस तरह टिन भी एलोट्रॉप फॉर्म बनाता है। तो बेटा ये पॉलीमॉर्फिज्म इस टाइप की प्रॉपर्टी जिसमें एक कंपाउंड की डिफरेंट शेप होंगी, जिनमें क्या होगा? सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, याद कर लो, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, जबकि फिजिकल जो प्रॉपर्टीज होंगी इनमें डिफरेंस आएगा। क्यों? डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट होगी वो डिफरेंट है, इसलिए उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में फर्क आ जाएगा। अब आते हैं सिल्वर नाइट्रेट, जो बुक में एग्जांपल है। बेटा ये पंजाब की बुक है, सिंध की बुक में भी यही एग्जांपल दी गई है। सिंध की बुक में एक ही एग्जांपल है,
कैल्शियम कार्बोनेट की है, बाकी तो आप पढ़ोगे तो एग्जाम्पल के अंदर गिवन है। सिल्वर नाइट्रेट रोम्बोहेड्रल भी है, आर्थोरोमिक भी है। आप लिख दो भले इसके साथ पोटाशियम नाइट्रेट, पोटाशियम नाइट्रेट भी रोम्बोहेड्रल आर्थोरोमिक दोनों है। कैल्शियम कार्बोनेट ट्राइगोनल भी है, आर्थोरोमिक भी है। कैल्साइट ट्राइगोनल होता है, ये सिंध की बुक में लिखा हुआ है। कैल्साइट जो है, क्वेश्चन आ सकता है कैल्साइट, तो बेटा कैल्साइट ट्राइगोनल है। और जो इरेगोनाइट है वो आर्थोरोमिक होता है। अब आते हैं उसके बाद है एलोट्रॉपी। देखो एलोट्रॉपी एलिमेंट की प्रॉपर्टी है जिसमें एक एलिमेंट के डिफरेंट शेप हो। अगर एक एलिमेंट की डिफरेंट शेप हो तो उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एलोट्रॉपी। एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन फॉर्म, एक एलिमेंट का मिलना, एक एलिमेंट का पाया जाना एक से ज्यादा फॉर्म्स में। इसका मतलब है एक एलिमेंट की डिफरेंट शेप होती है जिसमें एटम की अरेंजमेंट डिफरेंट होती है। जिस तरह डायमंड है जिसमें एक कार्बन चार कार्बन के साथ बॉन्डेड होता है, टेट्राहेड्रल यूनिट्स होते हैं। एक कार्बन चार कार्बन के साथ बॉन्डेड होता है और एंगल होती है 109। और जो ग्रेफाइट है उसमें एक कार्बन तीन कार्बन के साथ बॉन्डेड होता है, हेक्सागोनल होता है वो, और उसमें एंगल बनती है 120 की एंगल होती है। डायमंड में जो हेबर्शन है वो sp3 है और ग्रेफाइट में sp2 हेबर्शन होती है। हालांकि दोनों, अच्छा डायमंड में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज है जबकि केमिकल जो प्रॉपर्टीज हैं वो एग्जिस्ट है। डायमंड को आप ग्रेफाइट में तब्दील कर सकते हो, ग्रेफाइट को डायमंड में तब्दील कर सकते हो। जिस टेम्परेचर पे दोनों इक्विलिब्रियम में हो उसको हम कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। देखो बेटा, एक एलेक्ट्रोफॉर्म को दूसरे एलेक्ट्रोफॉर्म में आप तब्दील कर सकते हैं। रोम्बिक सल्फर को मोनोक्लिनिक में और मोनोक्लिनिक सल्फर को वापस रोम्बिक में तब्दील कर सकते हैं। तो उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो ये ट्रांजिशन टेम्परेचर भी याद करना पड़ेगा, कभी कभी ये चीजें भी पूछी जाती है और पेपर्स में है भी सही ट्रांजिशन टेम्परेचर के बारे में। बट बस ये आखिरी टॉपिक है, बस ये, इससे ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूं, बस ये पेज पढ़ लो बस आप, बाकी कल पढ़ा लूंगा फिर। कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट, क्योंकि एलियोट्रॉपी की डेफिनेशन बेटा आ सकती है। एग्जिस्टेंस का मतलब है मिलना, पाया जाना, ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट का, इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म, एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म है। मतलब एक एलिमेंट है जो पाया जाता है, जो मिलता है एक से ज्यादा फॉर्म्स में, एक से ज्यादा शेप्स हैं उसकी, तो उस प्रॉपर्टी को कहते हैं एलियोट्रॉपी। और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द एलिमेंट्स आर कॉल्ड एलियोट्रॉपीज, या एलियोट्रॉपिक मॉडिफिकेशन भी कहते हैं। अच्छा, एलियोट्रॉपी कौन बना रहा है? सल्फर की है, फास्फोरस है, कार्बन है, टिन होता है, ऑक्सीजन की भी एलियोट्रॉपी होती है। ऑक्सीजन के भी एलियोट्रॉप फॉर्म्स हैं। बस ये पेज आखिरी है बस। अब देखो सल्फर के दो इलेक्ट्रोफॉर्म्स हैं, रोम्बिक और मोनोक्लिनिक। अब देखो इंटर की जो केमिस्ट्री है उसके अंदर तफसील से इसके बारे में लिखा हुआ है। रोम्बिक सल्फर स्टेबल होता है और मोनोक्लिनिक सल्फर अनस्टेबल होता है। देखो बेटा, रोम्बिक सल्फर स्टेबल फॉर्म है, ये याद करना जरूरी है, और मोनोक्लिनिक सल्फर अनस्टेबल होता है। मोनोक्लिनिक सल्फर स्टेबल होगा 95.5 से ज्यादा टेम्परेचर पे। मोनोक्लिनिक सल्फर स्टेबल है 95.5 से ज्यादा टेम्परेचर पे स्टेबल है। जबकि रूम टेम्परेचर पे जो स्टेबल फॉर्म है वो बेटा ये है रोम्बिक। ये स्टेबल है।
और ये अनस्टेबल है, मोनोक्लिनिक। रूम टेम्परेचर पर मोनोक्लिनिक रोम्बिक स्टेबल है। कार्बन के डायमंड, ग्रेफाइट, क्यूबिक और ये हेक्सागोनल। टिन जो है ग्रे टिन होता है, क्यूबिक, और व्हाइट टिन क्या होता है, टेट्रागोनल। तो ये चीजें आपको याद करनी है। ग्रे टिन और व्हाइट टिन ये सिंध की बुक में कहीं नहीं है, बाकी सिंध की बुक में ये दोनों मौजूद है बेटा। डायमंड भी मौजूद है, ग्रेफाइट भी मौजूद है, रोम्बिक सल्फर भी इंटर की बुक में मौजूद है, मोनोक्लिनिक भी मौजूद है चैप्टर 4 के अंदर। अच्छा, उसके बाद है ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर का मतलब है एक एलिमेंट फॉर्म को दूसरे एलिमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना। जिस टेम्परेचर पे एक एलिमेंट के जो एलिट्रोफॉर्म्स हैं इक्विलिब्रियम पे हों, बेटा जिस टेम्परेचर पे एक एलिमेंट के जो दो इलेक्ट्रोफॉर्म इक्विलिब्रियम पे हों, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। मतलब जिस टेम्परेचर पे रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर इक्विलिब्रियम में हो तो वो ट्रांजिशन टेम्परेचर होगा। जिस टेम्परेचर पे ग्रेफाइट और डायमंड इक्विलिब्रियम पे हो वो ट्रांजिशन टेम्परेचर कहलाएगा। जिस टेम्परेचर पे जो ग्रे टिन है और व्हाइट टिन है इक्विलिब्रियम में हो उसको हम कहेंगे ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन का मतलब है एक दूसरे में कन्वर्ट होना, मतलब एक इलेक्ट्रोफॉर्म दूसरे में कन्वर्ट हो जाता है, और ट्रांजिशन टेम्परेचर पे दोनों इक्विलिब्रियम में होते हैं। The temperature at which the two crystalline forms of the same substance, दो crystalline form किसके बेटा, सेम सब्सटेंस के, कोएग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम, दोनों इक्विलिब्रियम में हो, मतलब रोम्बिक कन्वर्ट हो मोनोक्लिनिक में, मोनोक्लिनिक कन्वर्ट हो रोम्बिक में, तो उस टेम्परेचर को हम कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। At this temperature one crystalline form of the substance change into another, एक क्रिस्टलाइन फॉर्म दूसरे में तब्दील हो जाएगा, एक क्रिस्टलाइन फॉर्म जो होता है वो दूसरे फॉर्म में तब्दील हो जाता है। और ये टेम्परेचर याद करने हैं आपने। अच्छा, अबो एंड बिलो टेम्परेचर, जिस तरह 95.5 बेटा 95.5 पे ये दोनों इक्विलिब्रियम होंगे, रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर। देखो सल्फर रोम्बिक और सल्फर मोनोक्लिनिक 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड दोनों इक्विलिब्रियम। ये ट्रांजिशन टेम्परेचर है बेटा। रोम्बिक सल्फर और ये मोनोक्लिनिक सल्फर, सल्फर रोम्बिक और मोनोक्लिनिक, टेम्परेचर अगर कम होगा तो रोम्बिक स्टेबल होगा, 95 से ज्यादा टेम्परेचर पर ये स्टेबल होगा मोनोक्लिनिक। इसका मतलब है रूम टेम्परेचर पे जो स्टेबल है वो रोम्बिक होगा, और 95.5 पे दोनों इक्विलिब्रियम में। तो इसका मतलब है अगर 95 से ज्यादा टेम्परेचर है तो ये स्टेबल होगा, 95 से कम है तो ये स्टेबल होगा, 90.5 पे दोनों इक्विलिब्रियम में। तो अबव एंड बिलो ऑफ द टेम्परेचर ओनली वन फॉर्म एग्जिस्ट, सिर्फ एक ही फॉर्म एग्जिस्ट करेगा, दोनों फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल आप एलिट ऑफ फॉर्म्स एंड ट्रांजिशन टेम्परेचर गिवन, कुछ एग्जांपल गिवन है। देखो ग्रे टिन और व्हाइट टिन किस पे इक्विलिब्रियम होते हैं, 13.2 पे। बेटा पूछा जा सकता है कि ग्रे टिन जो क्यूबिक है, व्हाइट टिन जो टेट्रागोनल है, किस टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम में होंगे, 13.2 पे। और ज्यादातर इसका पूछा जाएगा रोम्बिक सल्फर जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला S8 और मोनोक्लिनिक सल्फर का भी S8 है। तो बेटा ये सल्फर का मॉलिक्यूलर फार्मूला है S8। सल्फर के एक मॉलिक्यूल में 8 एटम होते हैं, वो मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो रोम्बिक सल्फर के मॉलिक्यूल में भी 8 एटम है, और जो मोनोक्लिनिक सल्फर है जो नीडल लाइक शेप का होता है, नीडल लाइक शेप होती है इसकी,
उसके भी मॉलिक्यूल में 8 एटम है और ये दोनों इक्विलिब्रियम होते हैं 95.5। पोटाशियम नाइट्रेट ऑर्थोरोमिक, पोटाशियम नाइट्रेट रोम्बोहेड्रल, ये दोनों इक्विलिब्रियम में है कितने पे? 128 पर। ये क्वेश्चन भी टेस्ट में है कि पोटाशियम नाइट्रेट रोम्बोहेड्रल और पोटाशियम नाइट्रेट जो ऑर्थोरोमिक दोनों इक्विलिब्रियम है 128 पे। 128 से कम टेम्परेचर होगा तो ये स्टेबल होगा, 128 से ज्यादा टेम्परेचर होगा तो ये स्टेबल होगा, और 128 पे दोनों इक्विलिब्रियम होंगे। सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, ये हाइड्रेटेड फॉर्म है और ये इसका एनहाइड्रस फॉर्म है विदाउट वाटर। दोनों इक्विलिब्रियम है 32.38 डिग्री सेंटीग्रेड पे। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जिसको कहते हैं वॉशिंग सोडा, बेटा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट जिसको वॉशिंग सोडा कहा जाता है, और ये है सोडियम कार्बोनेट। हेप्टाहाइड्रेट 7 वाटर मॉलिक्यूल है और 3 वाटर मॉलिक्यूल लूज हो गए, और ये दोनों इक्विलिब्रियम होंगे 32.38। अच्छा, it will note that transition temperature of the electron forms is always less than melting point। ये melting point से लेस होगा। अब सल्फर का melting point 112 है, जो रोम्बिक सल्फर है बेटा, रोम्बिक सल्फर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 112 डिग्री सेंटीग्रेड है, मगर उसका टेम्परेचर देखो ट्रांजिशन 95 है। इसका मतलब ये होगा कि ट्रांजिशन टेम्परेचर जो होगा वो मेल्टिंग पॉइंट से लेस होगा। देखो, ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोफॉर्म्स ऑफ एलिमेंट इज ऑलवेज लेस देन मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट से कम होगा ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो याद कर लो, रोम्बिक सल्फर जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट है 112, मोनोक्लिनिक का 119 और उनका ट्रांजिशन टेम्परेचर 95। तो इसका मतलब है जो ट्रांजिशन टेम्परेचर होगा वो मेल्टिंग पॉइंट से क्या होगा, लेस होगा। ठीक है, तो आज जितना ही है, बाकी कल पढ़ लेंगे।